नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर जाहिर की चिंता, कहा हादसों को रोकने के लिए कई विभागों के साथ मिलकर बना रही नीति, रोड एक्सीडेंट में आएगी कमी। केदारनाथ उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप के नए नए रंग, कांग्रेस पर सीएम ने बोला जवाबी हमला। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर और मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण का उठा मुद्दा। हाईकोर्ट ने चमोली में कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदों का जो मामला था आउटसोर्स से भर्ती मामले में सरकार से उस पर मांगा जवाब, सूची भी मांगी। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को। रोडवेज कर्मियों का आंदोलन स्थगित, लोहाघाट में सहायक महाप्रबंधक के लिखित आदेश के बाद माने। कल हुई वार्ता के बाद संचालन पूर्व की तरह रहेगा जारी। और उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचौली, कहीं धूप तो कहीं धुंध। हरिद्वार में कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम, तो पहाड़ों पर मौसम साफ, अभी भी नदारद है बर्फ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जन टीवी उत्तराखंड की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और विधानसभा उपचुनाव के तहत जन टीवी की टीम ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के फाटा, रविग्राम और मैखंडा क्षेत्र का दौरा किया। ग्रामीणों ने यहां पर अपनी मूलभूत सुविधाओं और होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी बात जन टीवी के साथ साझा की। अभी यहाँ पे कल परिवहन मंत्री जी आए थे, सड़क परिवहन मंत्री जी आए थे, तो इन्होंने काफी आश्वासन दिया है कि ग्राम सड़क योजना से इसको जोड़ेंगे और काफी अच्छा आश्वासन गांव के बीच दिया है उन्होंने जी। यहाँ पे पानी की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है। पानी से ये गांव बहुत जूझ रहा है, पानी की समस्या से, और मैं चाहता हूँ कि पानी की समस्याएं इस गांव की दूर हो। सर, चुनाव का तो देखिए, क्योंकि आज का बच्चा और वृद्ध आदमी भी हर चीज़ जानता है। वो दौड़ चले गया है जब लोगों को पॉपलेट ले जाके समझाना पड़ता था कि इस पे आपने जो है कि बटन दबाना है। लेकिन आज की मैं जनता की बात करूं, बुजुर्ग महिला की बात करूं, सबके मन में यही है कि हमारे लिए कौन धरातल पे कार्य कर रहा है और हम किसकी तरफ जाना है। तो यहाँ तक जहाँ तक हमें उम्मीद है, विकास आप देख ही रहे होंगे, तो ज़्यादातर लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। हमारे जो इस समय चुनाव के जो मुद्दे रहेंगे वो रहेंगे, एक तो पर्यटन है, और पर्यटन मैं जितना जानता हूँ, 12 साल हो गए हैं मेरे को इस पर्यटन क्षेत्र में। मैं जानता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने विजन रखा था, और उस केदारनाथ विजन के साथ साथ जब वो रात को केदार बाबा के यहाँ रुके थे एक गुफा के अंदर, तो उस समय से अब तक जब हमारे यहाँ मात्र 50,000 60,000 यात्री आते थे, आज हम लाखों में गिनती करते हैं, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, और हमारे यशस्वी जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी देन है। आज हमारी टीम पहुंची है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए। बकायदा केदार धाम से कुछ ही किलोमीटर पहले फाटा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर तमाम वो ग्राम सभाएं हैं, तमाम वो गांव हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनावी बिगुल में लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, चर्चा की, उससे एक विश्लेषण निकल कर सामने आया है कि लोग चाहते हैं यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो दूर हो जा सके। इसके अलावा जो पर्यटन के क्षेत्र में है उसको चहुमुखी विकास यहाँ पर किया जा सके, लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ
लाभ मिल सके और इस तरीके से इसको पर्यटन क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाया जा सके, ये यहाँ के लोगों की मांग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। एक तरफ मनोज रावत है, दूसरी तरफ आशा नौटियाल है। दोनों के बीच में ये इर्द गिर्द चुनाव चल रहा है। 20 तारीख को जब जनता घरों से बाहर आएगी तो किन मुद्दों को याद करेगी? क्या वाकई में चारधाम यात्रा में सुधारीकरण को, अपनी मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने जो दबाव बनाया था और अब जनता उससे कन्विंस हुई है, उसको लेकर वोट डालने का काम करेगी, या फिर मनोज रावत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके उस स्टेटमेंट पर कि यात्रा का एक वैकल्पिक मार्ग केदार रूट से, गौरीकुंड से दूसरे ट्रैक से निकाला जाए, उसका विरोध जब लोगों ने किया था, तो क्या कुछ लोग उसका विरोध करेंगे या उसका समर्थन करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इन तमाम मुद्दों पर लोग घरों से बाहर निकल करके वोटिंग करने के लिए आएंगे। लेकिन बहरहाल 23 तारीख का वो दिन होगा जब ईवीएम खुलेंगी और किस प्रत्याशी की किस्मत कैद हुई थी और विधानसभा कौन पहुंच रहा है, ये असल में 23 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जहां शीतलहर चल रही है, वहां चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है, गर्माहट हो रही है और जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये सरगर्मियां और तेज हो रही है और हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा जनता का हिमायती बताने का प्रयास कर रहा है। अपने सहयोगी हिमांशु बरमोला के साथ श्रीनिवास पंत, जन टीवी, फाटा। केदारनाथ उपचुनाव में अब मात्र 4 दिन बचे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस, भाजपा और उत्तराखंड सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप लगा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है और एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख रही है। हालांकि सब जनता जान चुकी है कि कांग्रेस किस तरीके से झूठ का पुलिंदा उनके सामने परोस रही है। कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज़्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। केदारनाथ उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। केदारनाथ विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से ज्यादा है। आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 90,530 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 44,765, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 45,775 है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी योजनाएं देने का काम किया। आज पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से जिस प्रकार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना करके उनको हर प्रकार से कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, चाहे उसमें औद्योगिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सब तमाम सभी क्षेत्रों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और क्योंकि केदारनाथ में जो है हमारे 52,000 के करीब वहां पर महिलाएं वोटर हैं, क्योंकि ज्यादा वोटर महिलाएं हैं और महिलाओं का पूरे घर में एक वर्चस्व होता है। मुझे लगता है कि महिलाएं जब एक बीड़ा उठाती, जब इस उत्तराखंड को बनाने का काम महिलाओं ने किया है, तो वो भली भांति जानती है, अच्छी तरीके से जानती है कि कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, कौन सी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। खबर देहरादून से ही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक नीति बना रही है ताकि सड़क हादसों में कमी आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में मामले में कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह जैसे कल सुबह एक डाक पार्सल ट्रक कसवाला में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो वहीं आज टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रहा कैंटर भारतोली के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर बैरियर तोड़कर खाई में लटक गया। गनीमत रही कि कैंटर खाई में लटक गया, वरना सैकड़ों फीट गहरी खाई में समा जाता। कैंटर चालक ने किसी तरह से कूद कर अपनी जान बचाई। हरिद्वार के सूरतगिरी बांग्ला आश्रम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर सम्मेलन में शिरकत की। संतों ने भी राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण शामिल हुए। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में देश भर से विद्वान वेदों से जुड़े विषयों पर मंथन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस था और बहुत सुंदर क्षण थे कि अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन हुआ। ये 3 दिन का है। कभी कभी ये लगता है कि ये शिव जी के वरदान से ही हुआ होगा, जिस प्रकार त्रिशूल है, 3 दिन का प्रोग्राम है। और आज हर एक वेद के मंत्रों के उच्चारण को सुनने का एक अवसर मिला। जो वाइब्रेशंस और जो ध्वनि आ रही थी अपने आप में बहुत शक्तिशाली लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये पूरी मानवता को मालूम होना चाहिए। जो उनका आज का संभाषण था वो केवल पढ़ने मात्र का नहीं था, आज वो दिल से बोल रहे थे, अपने हृदय से बोल रहे थे। और जैसे संकल्प आपने कहे कि आज भारतवर्ष को ये वेदों की कितनी आवश्यकता है और उसके लिए पूरे भारत से यहाँ पर अखिल भारत से बड़े बड़े वेदों के विद्वान आए हैं और वो पाठ भी कर रहे हैं और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों की बात कही वो अपने इसी सूरतगिरी बंगले में ही वो बच्चे पढ़ते हैं और उन्होंने वो चारों वेद पढ़ते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम अद्भुत। एक राज्यपाल जी एक ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसे नेता आए हैं, आज लगता है कि भारत की आत्मा यहाँ पर आई है, ऐसा मुझे लगा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 18 वर्षों से अपनी नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने इस बार अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। चंपावत जिले के गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष ललित बगौली ने बताया कि 11 नवंबर को देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गुरिल्ला संगठन पदाधिकारियों की बैठक में सरकार को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसी क्रम में बगौली ने कहा कि अगर 15 दिसंबर तक गुरिल्लाओं की मांगें नहीं मानी गई तो 18 दिसंबर से प्रदेश के हजारों गुरिल्ला मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे। सरकार लगातार हमको गुमराह करते आ रही है। 18 साल हो गए, कभी कुछ लगातार हमको गुमराह करते, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और जिसमें 48 घंटे का समय रितिमा अग्रवाल जी से द्वारा हमारी बात हुई थी, उनने कहा 48 घंटे का हमें समय दो, हम तुम्हारा काम पूरा करेंगे। आज 1.5 माह हो गया है, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर 15 दिसंबर तक सरकार हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद 17 को हम लोग यहाँ से लोहाघाट से और राज्यों से और जिलों से सभी गुरिल्ला देहरादून कूच करेंगे। वहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, जिसमें हम लोग सचिवालय कूच भी करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे।
देहरादून में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह देहरादून ISBT से उत्तराखंड परिवहन निगम की बस अपने गंतव्य की तरफ निकली। बस जैसे ही लच्छीवाला में टोल प्लाजा पहुंची तो चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा और बस पिलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठी सभी सवारियों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर को भी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को डोईवाला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया। बस देहरादून से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। आज रामनगर में कोसी रोड स्थित पायतें वाली रामलीला मैदान में उत्तराखंड महिला मंच एवं समाजवादी लोक मंच के साथ अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में UCC को रद्द किए जाने की मांग को लेकर जन सम्मेलन हुआ। जन सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने भी हिस्सेदारी निभाते हुए सरकार के इस फैसले का विरोध कर इसे वापस लेने की मांग की। जन सम्मेलन में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि सरकार को इस कानून को लागू करने से पहले जनता से राय लेनी चाहिए। जी, हमारी मांग है कि जिस ढंग से UCC को लागू किया जा रहा है इसके ऊपर पहले लोगों के संग बातचीत की जाए। ये देखा जाए कि जिन जिन के हित इससे प्रभावित होने वाले हैं उन लोगों की इसके भीतर क्या राय है। क्या वो वास्तव में चाहते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के भीतर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, या फिर जिन कानून के भीतर वो अभी तक चल रहे थे उनमें क्या खराबी है। तो इस तरह के एक डिस्कशन हो, इस तरीके की चर्चाएं हो, लोगों के बीच में ये ड्राफ्ट आए और उसके बाद उसमें जो बेहतर चीज हो। मान दीजिए कि अगर ये कानून आया था कि संपत्ति के अधिकार का, और संपत्ति के अधिकार में ये कहा गया था कि लड़कियों को भी उसी तरीके से बराबर की भागीदारी मिलेगी जिस तरीके से लड़कों को मिलती है। ये स्वागत योग्य कदम है। तो अगर इसके भीतर जो स्वागत योग्य कदम है उनको निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि जितने स्टेक होल्डर है उन सबके बीच में वार्ता करने के बाद इसको लागू करने की बात की जाए। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी 15 संस्थाओं की संयुक्त पहल पर आज से उत्तराखंड स्तर पर 2 दिवसीय पक्षी गणना कार्यक्रम शुरू हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में नेचर साइंस इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स के साथ मिलकर राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के 30 बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाई। प्रतिभागी बच्चों ने उनकी गणना करते हुए पक्षी अवलोकन का भरपूर आनंद लेने के साथ ही उनके बारे में जानकारी ली। पक्षी विशेषज्ञ मनोज शर्मा ने बच्चों को बताया कि कॉर्बेट क्षेत्र में पक्षियों की करीब 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें 350 के आसपास स्थानीय हैं और 250 पक्षी प्रवासी हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि पक्षी विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहां पर पहुंचते हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही अपने गृह क्षेत्रों में चले जाते हैं। प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन पक्षी, एशियन पैराडाइज, स्केरलेट, मिनीवेट, स्विफ्ट हैं। इसे लकी बर्ड स्थानीय भाषा में गोताई भी कहा जाता है और ये स्थानीय परिवेश के इतने अनुकूल हो चुके हैं कि अब स्थायी रूप से यहीं रहने लगी हैं। उत्तराखंड के भीतर आज और कल 16 नवंबर और 17 नवंबर को चिड़ियों की गणना हो रही है और हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के विद्यार्थियों के नेचर ऑफ साइंस इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं और हमारे 30 विद्यार्थियों का दल इस काम में लगा हुआ है। वरिष्ठ पक्षीविद मनोज शर्मा जी, अनिल चौधरी जी और राशिद जी एवं अनेक अन्य जन हमारे साथ हमको बतौर हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ। ढेला गांव के अंदर जो हमारे यहाँ स्कूल है ढेला इंटर कॉलेज, इसके बच्चे जो हैं वो हमारे साथ हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम बच्चों के साथ बात कर पा रहे हैं और इतने इम्पॉर्टेंट विषय पे जो कि बर्ड्स का विषय है, जो कि हमारे पर्यावरण के सूचक हैं। हमें पता लगता है कि बर्ड की जनगणना करने से या संख्या गिनने से या कितनी प्रजातियां हैं जो हमने आज देखी, तो अगर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि ये पिछले साल से या पिछले 10 सालों में बढ़ा है या कम हुआ है, तो हमें पता लगता है कि हमारे एरिया में पर्यावरण अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि योगदान करने की ज़रूरत थी और हमें सौभाग्य मिला इसमें हिस्सा बनने का। लक्सर में अवैध खनन से लदे वाहन सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने जानमाल का खतरा बना हुआ है। इसी क्रम में बता दें कि लक्सर के बसेड़ी गांव निवासी आजाद अंसारी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर अवैध खनन से लदे वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
आज़ाद अंसारी का कहना है कि सुबह 4 बजे से अवैध खनन से लदे वाहन लक्सर बस स्टैंड से होते हुए उनके गांव से होकर गुजरते हैं, जिससे गांव की सड़कें टूट रही हैं और लोगों के घरों में दरारें आने लगी हैं। से होते हुए बसेड़ी की ओर सुबह के टाइम 4 से 5 बजे करीब ट्रैक्टर ट्राली वाले रेत बजरी और मिट्टी लेकर सुबह के टाइम गांव की ओर जा रहे, जिससे गांव की सड़कें खराब होगी और मकान भी टूट गए और 2-3 आदमी अभी 2 दिन पहले दुर्घटना होने से बचे। और भी गाँव वासियों के मना करने के बाद भी नहीं मान रहे, बेधड़क अवैध खनन हो रहा है। सुबह के टाइम ट्रैक्टर ट्राली बेखट होकर जा रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने लक्सर कोतवाली लक्सर में करी, जिसका मुझे आश्वासन मिला है कि जरूर कार्रवाई होगी। क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने जानकारी दी और बताया कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें क्षेत्र में निरंतर अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। देहरादून में हादसा हुआ जिसमें हमारे 6 युवा बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है और ये हम सब के लिए एक सबक भी है कि किस तरीके से हम बहुत सेफ गाड़ी और बहुत अच्छी सड़कों के होने के बावजूद भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं अगर हम अपने वाहन को चलाते हुए सावधानी नहीं बरत रहे। तो इस दुर्घटना के बाद हम लोग लगातार हरिद्वार में भी ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और बिना फिटनेस के वाहनों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बीते 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे 6 टीम्स के साथ हमने एक अभियान चलाया था। उसमें हमने 295 गाड़ियों के चालान करे हैं, 17 गाड़ियों को सीज भी किया है और इसके अलावा हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है और हम लोग बिना फिटनेस और बिना ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों पर लगातार नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस का जिले भर में चेकिंग अभियान चल रहा है और इसी के तहत चेकिंग के दौरान भतरौंज खान पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गांजे के साथ दबोचा। इनके कब्जे से पुलिस ने 25 किलो 825 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। और अब नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर जाहिर की चिंता, कहा हादसों को रोकने के लिए कई विभागों के साथ मिलकर बना रही नीति, रोड एक्सीडेंट में आएगी कमी। केदारनाथ उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप के नए नए रंग, कांग्रेस पर सीएम ने बोला जवाबी हमला। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर और मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण का उठा मुद्दा। चमोली में कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदों का मामला, हाईकोर्ट ने आउटसोर्स से भर्ती मामले में सरकार से मांगा जवाब, सूची भी मांगी। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को। रोडवेज कर्मियों का आंदोलन स्थगित, लोहाघाट में सहायक महाप्रबंधक के लिखित आदेश की बात माने। कल हुई वार्ता के बाद संचालन पूर्व की तरह रहेगा जारी। और उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचौली, कहीं धूप तो कहीं धुंध। हरिद्वार में कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम, तो पहाड़ों पर मौसम साफ, अभी भी नदारद है बर्फ। और फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।